तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए जितने परिवार में जितने लोग हैं, अभी इसमें बहुत सारे सवाल आने वाले हैं हमारे दर्शकों की तरफ से, लेकिन अभी जो मेरे पास सवाल हैं उस पे जो है बात करना चाहूँगा मैं। ये जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, जिनको हम कहते हैं भाई ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, इसकी ऊर्जा सही दिशा में लगाइए, इसको जो है बेसिकली मतलब कई बार हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहकर भी बुलाया जाता है, चीज़ें की जाती है, वो क्या है? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ADHD इन शॉर्ट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब जिन बच्चों का अटेंशन बाकी बच्चों से कम है, हाइपर एक्टिविटी जिनकी एक्टिविटी लेवल बाकी बच्चों से ज़्यादा है। अच्छा। इनको हम लोग कह रहे हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चे। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? हो सकता है आप भी हाइपर एक्टिव हो सकता है मैं भी हाइपर एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे जो काम दिया जा रहा है मैं उसको पूरा ख़त्म करके ही उठूँगा। अगर मैं काम को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ देन वो एक प्रॉब्लम है। अगर ADHD बच्चा स्कूल जा रहा है और वो अपना पूरा क्लास वर्क कंप्लीट करके आता है, अपने आप को क्लास के अंदर वेल सेटल्ड बैठ के काम करता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा क्लास में तो जा रहा है लेकिन जो मैम ने उसको काम दिया वो क्लास वर्क पूरा नहीं कर पा रहा, बैठने के बदले वो क्लास में घूम रहा है, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, मैं अपनी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं वो एनर्जी कहीं तो निकालूंगा, तो मैं क्लास में घूम रहा हूँ। अगर मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, जो मेरे को घूमना अलाउ नहीं करेंगी, तो मेरे साथ में जो बडी मेरा बैठा हुआ है मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, चीज़ें फेंक रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है वो बिहेवियर जो बच्चे शो कर रहे हैं अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए या निकालने के लिए, इसलिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा अपना जो एक्टिविटी लेवल है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिविटी है, दूसरे के बोलने से पहले खुद बोलना शुरू कर देना, या मेरी हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है या मेरा एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा है, नॉट हाइपर एक्टिविटी, कि मेरे को एक लाइन फॉलो करके जाने में दिक्कत है। सारे बच्चे क्लास में पहले अरेंज होते हैं, जो हमारे स्कूल टाइम पे होता था, पहले क्लास में अपने अरेंज हुए बैग रखे, फिर क्लास से लाइन बना के आएंगे प्लेग्राउंड में जहाँ पे प्रेयर होगी और नॉर्मल पीटी एक्सरसाइज होगी। मैं वो लाइन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इंस्ट्रक्शंस, मैम ने बोला कि बी इन द क्यू, आपको लाइन में ही जाना है, बट मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी मेरा ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है कि मैं वहाँ पे लाइन को फॉलो कर पाऊँ, तब वो प्रॉब्लम है। तो इस पहचानते मतलब जैसे वो आपने ADHD का जो नाम लिया है, कैसे पहचाना जाए कि बच्चे अभी इससे प्रभावित हैं या नहीं है? इन बच्चों का एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होगा। पहली चीज़, कोई भी काम पूरा नहीं करेंगे, मोस्टली काम अधूरे रह जाएंगे। आपने उनको बोला कि 1 पेज राइटिंग करना है और वो 4 साल का बच्चा 1 पेज राइटिंग आराम से कर सकता है, बट आपको बार बार बोलना पड़ रहा है बैठो करो बैठो करो। या फिर उनके कुछ अपने बिहेवियर्स होंगे, रिस्क नहीं पता होगा, बहुत रिस्की गेम्स खेल सकते हैं, झूले के ऊपर चढ़ जाना, रिस्क एपेटाइट का नहीं पता होगा, ऐसी चीज़ें करना जिनसे आपका अटेंशन मिलेगा। तो आप और वो बच्चा रोड पे चल रहे हैं, अचानक से इधर भाग गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कई बार अटेंशन सीकिंग के लिए भी होता है। तो ये होगी कुछ चीज़ें जो स्कूल के अंदर फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ सोशल ग्रुप में। अब मैं एक बर्थडे पार्टी में गया हूँ, बर्थडे पार्टी में केक कट रहा, तो सबको केक के साथ में खड़े होना होता है, इट्स अ सोशल रूल। मैं कहीं और हो गया, मैं वहाँ खड़े ही नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे को भागना है इधर उधर, तो मैं काफ़ी सोफ़े पे चढ़ रहा हूँ, सोफ़े से फिर कूद रहा हूँ, किसी को धक्का दे दूँगा, भागता हुआ गया, आप दिख रहे हैं मेरे को सामने, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बॉडी आपसे टकरा गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे बच्चे में। आपने राइटिंग की बात की, बहुत सारे मम्मी पापा इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि अरे यार मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है ना? तो वो हैंड राइटिंग क्या सुधारी जा सकती है? उसके लिए भी कुछ होता है क्या? इसके लिए भी हैंड राइटिंग थेरेपीज़ होती हैं। अच्छा। अब एज ए लेमैन मैं मान लेता हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने वो पढ़ा, इसलिए मुझे पता है हैंड राइटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ। आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग थेरेपी फील्ड से नहीं हैं, आप लोगों के लिए हैंड राइटिंग है, पेन उठाया, पेपर लिए, लिखना शुरू कर दिया। पेन उठाया, पेन पकड़ा कैसे? 3 फिंगर से, 3 फिंगर, लाइक इसको हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्रिप बोलते हैं, 3 फिंगर से। फिर आपने पेज लिया, वो पेज कभी सीधा नहीं होगा,
पेज आपका कभी भी ऐसे नहीं होगा। अच्छा वो, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ। आपका ये हाथ कभी साइड पे नहीं होगा, ये हाथ रोकेगा। आप ऐसे लिख के कभी नहीं लिखेंगे, तभी लिखेंगे जब नोटबुक आपकी बहुत हैवी है, अदरवाइज़ हम ऐसे रखते हैं। आप बैठे कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपका शोल्डर किधर जा रहा है, आपका एल्बो किधर है, आपका रिस्ट किधर है, इतना सब नोटिस करना पड़ता है। ओके, हाँ। तो जब भी आप लिखते हैं, अब वाइट बोर्ड पे छोटा लिख सकते हैं? नहीं, व्हाइट बोर्ड पे तो अपने आप बड़ा बड़ा ही आता है, छोटा लिखने में मेहनत लगेगी। हाँ, वाइट बोर्ड पे छोटा लिखने में मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि जब वो वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, अपना शोल्डर से लिखते हैं। आप शोल्डर से लिख रहे हैं, लेकिन जब आप नोटबुक में लिखते हैं, आपका रिस्ट नीचे टिक चुका होता है, तो आप अपनी फिंगर से लिखते हैं। ओह, बहुत अच्छी बात बताई आपने, सही है। अगर बच्चा राइटिंग जब वो कर रहा है और उसका जो भी डेस्क है, मैं मान लेता हूँ मैं अपने बेड पे बैठ के मेरा बच्चा लिख रहा है और मैंने उसको वो लैप ट्रे जो हमारा आता है उस पर लिखवा रहा हूँ, और बच्चा अपना ये लैप ट्रे हो गया, बच्चा इस पर रिस्ट टिकाने के बदले रिस्ट को ऐसे उठा लेता है, वो कभी भी लाइंस के बीच में नहीं लिख पाएगा, क्योंकि फिर तो उसका पूरा एक्टिवेट हो गया, वो कंधे से लिख रहा है। कंधे से लिखेगा तो जो इंग्लिश की नोटबुक है जिसमें 4 लाइन में लिखना होता है, लिख ही नहीं पाएगा। तो राइटिंग अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स एक टास्क है। मतलब अगर आपके पास बच्चे को लेके आया, भैया इनकी राइटिंग बहुत ख़राब है, तो वो आप सुधार सकते हैं पहले, हाँ बिल्कुल, बट पहले हम ये देखेंगे बच्चा पोस्चर कैसा है। कई बार ये भी होता है, पेरेंट कहते हैं कि सर राइटिंग बहुत खराब, ऐसे बच्चे आएंगे, और हमने कई बार थेरेपीज नहीं भी करी हैं। अच्छा, हमने उनके घर का जिस भी टेबल पे वो लिख रहा है, जो राइटिंग सरफेस है जहाँ पे वो बैठा है, स्टडी टेबल जो भी है, उसको चेंज कर दिया। ओके, क्योंकि पोस्चर सही है, सब कुछ सही है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही है, स्पेस समझ में आता है। प्रॉब्लम कहाँ हुई, हम धरती पे बैठ के लिख रहे हैं, मेरी कॉपी इतना नीचे, मेरे को झुक के लिखना पड़ रहा है, तो झुक के लिखना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ में दर्द होगा। तो कई बार हमारा थेरेपिस्ट की कई बार एक्चुअल ज़रूरत भी नहीं होती है, और बहुत बार होती है। तो घर पे बैठे हुए जो मम्मी पापा देख रहे हैं, वो क्या, उनको कुछ टिप्स दीजिए कि घर बैठे ही जो है हैंड राइटिंग अपने बच्चों की क्या चीज़ ऑब्जर्व करें और कैसे सुधारें। हैंड राइटिंग में सबसे 2 चीज़ें आप समझिए, एक मैं कैसे लिख रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ वो मेरे अंडर आएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के प्रोग्राम में जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ वो एक एजुकेटर देखेगा। तो अगर आपके पास, मैंने आपको बोला डिफाइन योरसेल्फ, अगर आपके दिमाग में थॉट्स हैं कि माय नेम इज़ दिस दिस दिस, मैं ये काम करता हूँ या मैं वो काम करता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, अगर थॉट्स हैं तो ही आप लिख पाएंगे, अगर थॉट्स नहीं हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे। मैंने एक बच्चे को, थॉट बबल हम लोग करते हैं, तो इट्स अ क्लाउड, मैंने एक क्लाउड बनाया, उसके अगेंस्ट 4 क्लाउड और बनाए। मैंने को बीच में लिख दिया पापा, पापा के बारे में 4 वर्ड्स लिखो। तो व्हाट ही रोट इज़, पापा थेरेपीज में लेके जाते हैं, पापा साइकिलिंग के लिए लेके जाते हैं, पापा बैडमिंटन के लिए लेके जाते हैं, पापा और एक और मैम है उनकी क्लास में लेके जाते हैं। पापा का मतलब बस यहीं लेके जाना, क्योंकि पापा 24/7 उस बच्चे के साथ में है जो थेरेपीज के लिए इधर उधर लेके जाते हैं। अगर मैं इस बच्चे से बोलूँ कि आप पापा के ऊपर 2 पेज लिख दो, नहीं लिखेगा। तो यहाँ हमें चाहिए एक एजुकेटर जो उनको कंटेंट देगा। अब बात आती है कि मेरा काम क्या है। मेरा काम हो गया कि पेंसिल आप कैसे पकड़ रहे हैं, आपका पोस्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया, पोस्चर कैसे है, ये वो। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चे की राइटिंग में वो पेंसिल पकड़ता कैसे है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, उसके बाद प्रेशर कितना लगाता है। कई बार ये भी होता है कि मैंने इस फ्रंट पेज पे लिखा है, वो पीछे 3 पेज पे छप गया, तो मैं जब इतना दबा के लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, मैं जो लिख रहा हूँ क्या मैं स्पेस के अंदर लिख सकता हूँ। इंग्लिश की अगर मैं नोटबुक की बात करूँ, ब्लू लाइंस के अंदर मुझे लिखना है, लेकिन मैं हमेशा या तो ब्लू के ऊपर चला जाता हूँ या ब्लू के नीचे चला जाता हूँ, तो मुझे वो लाइंस समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़। चौथी चीज़ कि मैं सही लिख रहा हूँ या कुछ वर्ड्स में उल्टे लिख रहा हूँ। बी डी बन गया, एक पेट का ही फ़र्क है। तो हम लोग कहते थे डंडा खींचो पेट बनाओ, अगर वो पेट उल्टा हो गया डी बन गया। डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू ऐसे हुआ, एम ऐसे हुआ।
तो इनको हम लोग कहते हैं रिवर्सल्स। अगर बच्चा उल्टा लिख रहा है तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें थेरेपिस्ट चाहिए, बट मैं मान लेता हूँ कि मेरे बच्चे की फिंगर्स वीक है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबी राइटिंग नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स घर पे ना, आजकल गेम्स बहुत बंद हो गए हैं, बच्चे गेम्स नहीं खेलते, मोबाइल पे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप और मैं गेम खेल देते हैं, पकड़म पकड़ाई, हाँ, टग ऑफ वार, खींचम खींची जो हम लोग कहते हैं। इसमें हाथ की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो अब ये गेम्स बचे नहीं हैं, हाथ की मसल्स वीक हो रहे हैं, इस वजह से भी हमें राइटिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। घर पे आप नॉर्मली कुछ नहीं करना, बच्चों को बोलिए अपने कपड़े निचोड़े, और क्या क्या कर सकते हैं? बॉटल में पानी भर के, वो उनकी ड्यूटी है, फ्रिज के पानी भरो, फ्रिज की बॉटल के पानी आप भरो, ढक्कन उनके लगाओ, जितने ढक्कन खुलवा सकते हैं खुलवाइए। सर्दी का सीज़न आ रहा है, जितने साग तोड़वा सकते हैं तोड़वाइए। धनिया हमेशा पूरे घर में आती है, पूरे साल घर में आती है, तोड़वाइए धनिया, फाइन मोटर है। अब फिंगर से तो काम करा रहे हैं। फेविकॉल के गेम्स, फेविकॉल लगा दिया, अब कटिंग पेस्टिंग कर रहे हैं, फेविकॉल आपके हाथ में लगेगा, आप निकालेंगे कैसे? या तो ये करेंगे, या आप ये करेंगे, या आप ये करेंगे। आप हैंड्स की फिंगर्स को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जितना आपके फिंगर्स एक्टिवेट होंगे, जितना इनमें ताकत आएगी, उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इसके बाद आता है। तो जब आप पहले स्ट्रांग हो जाए मसल्स, फिर कोऑर्डिनेशन, उसके अलग गेम्स हो जाते हैं फिर।